आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या फिर उतनी ही नफरत। हाँ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड, ये एक ऐसी किताब है जिसने सचमुच दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल दिया है। इसे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में क्लासिक का दर्जा हासिल है, लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये शायद पर्सनल फाइनेंस की सबसे विवादास्पद किताब भी है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत कियोसाकी की अपनी किताबों के अंश, अनगिनत समीक्षाएं और ऑनलाइन फोरम पर हुई गर्मागर्म बहसें हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि इसके मुख्य विचार क्या हैं, इन पर इतना विवाद क्यों है और क्या वाकई इससे कुछ सीखा जा सकता है। हाँ, और सवाल यही है कि इसका स्थायी प्रभाव क्या है। क्या ये वाकई वित्तीय आजादी का एक सच्चा नक्शा है या सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से बेचा गया सपना? सही बात है। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमें इसके सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे चौंकाने वाले विचार से करनी चाहिए। आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है। तो चलिए सीधे उसी विचार पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है, खासकर भारतीय समाज में, जहां अपना घर एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। कियोसाकी कहते हैं आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है। ये सुनने में ही अजीब लगता है। उनके हिसाब से संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी, लाइबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत ही सीधी परिभाषा है। बिल्कुल। और इसी परिभाषा के आधार पर वो पूरा तर्क खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं, ये सोचकर कि वे संपत्तियां हैं। एक मिनट, लेकिन अगर मेरे पास अपना घर है तो मैं हर महीने किराया बचा रही हूँ, वो पैसा तो मेरी जेब में ही रह रहा है। उस नजरिए से तो ये एक एसेट हुआ ना। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं और यहीं पर कियोसाकी का नजरिया पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। देखिए, उनका तर्क कैश फ्लो पर आधारित है। वो कहते हैं कि जब तक आप उस घर में खुद रह रहे हैं वो आपकी जेब में कोई पैसा नहीं डाल रहा, उल्टा निकाल रहा है। हाँ, उल्टे वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। होम लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, बीमा। इसलिए कैश फ्लो के नजरिए से आपका घर एक देनदारी है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसी घर को किराए पर दे दें और किराया आपकी किश्तों और खर्चों से ज्यादा हो, तब जाकर वो एक संपत्ति बनेगा। अच्छा, तो मतलब सारा खेल कैश फ्लो का है। पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने अपनी किताब में वो बहुत सरल से डायग्राम्स भी दिए हैं। हाँ, वो कैश फ्लो पैटर्न के डायग्राम बहुत प्रभावशाली हैं। वो दिखाते हैं कि एक गरीब व्यक्ति की आमदनी आती है और सीधे खर्चों में चली जाती है। हाँ, सीधे टैक्स, भोजन, किराए जैसे खर्चों में कुछ नहीं बचता। मध्यम वर्ग की आमदनी आती है, लेकिन वो घर के लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड जैसी देनदारियों को चुकाने में चली जाती है। जबकि अमीर व्यक्ति का डायग्राम बिल्कुल अलग है। उसकी ज्यादातर आमदनी उसकी संपत्तियों से आती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक डिविडेंड, बिजनेस का मुनाफा। और ये आमदनी फिर और ज्यादा संपत्तियां खरीदने में लग जाती है, जिससे आमदनी और बढ़ती है। ये एक चक्र है जो उन्हें लगातार अमीर बनाता है। और इसी कैश फ्लो की सोच को वो एक कदम और आगे ले जाते हैं ना, वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाली बात, ESB और I। हाँ, ये उनके दर्शन का एक और केंद्रीय स्तंभ है। ये बताता है कि दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। क्वाड्रेंट 4 तरह के लोगों को दिखाता है। पहला है E यानी एम्प्लॉय या कर्मचारी, जिसके पास एक नौकरी है। दूसरा है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर। इसमें डॉक्टर, वकील या छोटे दुकानदार आते हैं। तो E और S ये दोनों असल में एक्टिव इनकम वाले लोग हैं। जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है। स्रोत कहते हैं कि S क्वाड्रेंट में व्यक्ति असल में खुद एक नौकरी का मालिक होता है। सही बात है। अगर वो छुट्टी पर गया तो उसकी आमदनी भी छुट्टी पर चली जाती है। बिल्कुल। और कियोसाकी का पूरा जोर इसी जाल से निकलकर क्वाड्रेंट के दाईं ओर जाने पर है। दाईं ओर है B यानी बिग बिजनेस का मालिक, जिसके पास 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाला एक सिस्टम है। और आखिर में है I यानी इन्वेस्टर या निवेशक, जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। मतलब B और I क्वाड्रेंट में पैसिव इनकम बनती है। हाँ, यानी आप शारीरिक रूप से मौजूद न भी हों तब भी पैसा आता रहता है। ये सुनने में तो बहुत सीधा और शक्तिशाली लगता है। नौकरी छोड़ो, सिस्टम बनाओ, निवेशक बनो और अमीर हो जाओ। लेकिन असल में यहीं से सारा विवाद शुरू होता है ना। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोतों में तो इसकी जमकर आलोचना की गई है, खासकर मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM को लेकर। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा और गंभीर पहलू है। रेडिट पर हुई चर्चाओं और कई लेखों से ये बात साफ होती है कि एमवे और दूसरी MLM कंपनियों ने इस किताब को अपने सेल्स टूल की तरह इस्तेमाल किया है। सेल्स टूल की तरह? हाँ,
उनके अपलाइन यानी जो लोग नेटवर्क में ऊपर होते हैं, वे नए सदस्यों को ये किताब पढ़ने के लिए देते थे ताकि उन्हें नौकरी छोड़ने और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके। हजारों कॉपियां, मतलब ये किताब उनके लिए सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक रिक्रूटमेंट टूल थी, एक तरह का सेल्स ब्रोशर। बिल्कुल, जो कहता है देखो ये कामयाब आदमी भी वही कह रहा है जो हम कह रहे हैं। ठीक यही बात है। एक यूजर ने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे उसके अपलाइन ने उसे ये किताब देते हुए कहा था कि ये MLM के काम करने का सबूत है। किताब का सरल संदेश, नौकरी एक जाल है, अपनी संपत्ति बनाओ, MLM के उस वादे के साथ बिल्कुल फिट बैठते थे कि आप एक बिजनेस सिस्टम के मालिक बन सकते हैं। मिट को सही ठहराने के लिए कर रहे थे। एकदम। एक और बड़ी आलोचना जो हमारे स्रोतों में बार बार सामने आती है वो ये है कि कियोसाकी की असली कमाई उनकी सिखाई गई बातों जैसे रियल एस्टेट से नहीं हुई। उनकी ज्यादातर दौलत किताबें, बोर्ड गेम्स और महंगे सेमिनार बेचकर आई है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि कियोसाकी खुद अपनी किताब में इस बात का संकेत देते हैं, शायद अनजाने में। एक कहानी में वो बताते हैं कि उन्होंने एक पत्रकार को सलाह दी कि उसे सेल्स और मार्केटिंग सीखनी चाहिए। अच्छा। हाँ, जब उस पत्रकार ने नाराज होकर कहा कि वो एक लेखक है, सेल्स पर्सन नहीं, तो कियोसाकी ने अपनी किताब के कवर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं। वाह, ये तो एक तरह से उनकी अपनी रणनीति का कबूलनामा है। सही बात है। ये तो सोने की खदान में सोना खोजने वालों को फावड़े बेचने वाली कहावत जैसा हो गया। बिल्कुल। आप असल में सोना नहीं खोज रहे, आप सोना खोजने का सपना बेच रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। स्रोतों में कनाडा के CBC द्वारा की गई एक जांच का भी जिक्र है, जिसमें उनके सेमिनारों का पर्दाफाश किया गया था। उनमें क्या मिला? जांच में पाया गया कि शुरुआती मुफ्त सेमिनार सिर्फ लोगों को हजारों डॉलर के महंगे कोर्स खरीदने के लिए लुभाने का एक तरीका थे, जहां अक्सर पुरानी और भ्रामक जानकारी दी जाती थी। इन सब बातों से तो किताब की नियत पर ही शक होने लगता है। इतने सारे विवाद, MLM कनेक्शंस, धोखेबाजी के आरोप, इसके बावजूद ये किताब आज भी बेस्ट सेलर है। इसने लाखों लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना आकर्षित करता है इन सभी नकारात्मक बातों के बावजूद? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि इसका जवाब क्वाड्रेंट के पीछे की साइकोलॉजी में छिपा है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब के अनुसार हर क्वाड्रेंट सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिकता है। E यानी कर्मचारी सुरक्षा की भावना से प्रेरित होता है। उसे एक स्थिर तनख्वाह चाहिए। हाँ, और लाभ चाहता है और अनिश्चितता से नफरत करता है। S यानी स्वरोजगार करने वाला नियंत्रण और परफेक्शन से प्रेरित होता है। ये S वाली मानसिकता तो बहुत आम है। अगर काम ठीक से करवाना है तो खुद ही करना पड़ेगा। हम सबने ये सुना है या कभी न कभी खुद भी कहा है। बिल्कुल। S क्वाड्रेंट का व्यक्ति किसी और पर आसानी से भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि मुझसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। इसके विपरीत B यानी व्यवसाय का मालिक, वो सिस्टम बनाने में विश्वास रखता है। हाँ, पूरी तरह से सिस्टम बनाने और काम सौंपने यानी डेलीगेट करने में विश्वास रखता है। उसका सिद्धांत है, आप खुद क्यों करें जब आप किसी और को काम पर रख सकते हैं जो इसे बेहतर तरीके से कर सकता है। यही मानसिकता का सबसे बड़ा बदलाव है। और इसी बदलाव को समझाने के लिए किताब में वो पानी की पाइपलाइन वाली कहानी है जो बहुत असरदार है। हाँ, एड और बिल की कहानी, ये एक क्लासिक उदाहरण है। एक गांव को पानी चाहिए, एड तुरंत बाल्टियां उठाकर पानी ढोना शुरू कर देता है। वो मेहनत करता है और हर बाल्टी के लिए उसे पैसा मिलता है। ये S क्वाड्रेंट की मानसिकता है। हाँ, जब तक वो काम करता है पैसा कमाता है, काम बंद पैसा बंद। वहीं बिल गायब हो जाता है और एक पाइपलाइन बनाने में लग जाता है। लेकिन पाइपलाइन बनाने में तो सालों लग सकते हैं। उस दौरान गांव वाले उस पर हंस रहे होंगे और एड बाल्टियां ढोकर अच्छा पैसा कमा रहा होगा। क्या ये प्रैक्टिकल है? यही तो सबसे बड़ा मानसिक अवरोध है जिसे कियोसाकी उजागर करते हैं। B क्वाड्रेंट की सोच में शॉर्ट टर्म आराम और तत्काल कमाई की जगह लॉन्ग टर्म सिस्टम पर दांव लगाया जाता है। तो कहानी में आगे क्या होता है? कहानी में बिल की पाइपलाइन जब पूरी हो जाती है तो वो गांव को 24 घंटे 7 दिन बेहतर क्वालिटी का और सस्ते में पानी दे पाता है। वो एक ऐसा सिस्टम बना देता है जो उसके बिना काम किए भी लगातार पैसा लाता रहता है। और एड का क्या हुआ? एड का करियर उसी दिन खत्म हो जाता है। और इसी को समझाने के लिए वो मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो हैमबर्गर वाला उदाहरण। कियोसाकी अपनी क्लास में पूछते हैं, आप में से कौन मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बना सकता है? लगभग हर कोई हाथ खड़ा कर देता है। जाहिर है। फिर वो दूसरा सवाल पूछते हैं, तो आप में से कौन मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बिजनेस सिस्टम बना सकता है? और वहां पूरी क्लास चुप हो जाती है। उनका मुद्दा कभी भी हैमबर्गर की क्वालिटी था ही नहीं। डिलीवर करने वाले सिस्टम की ताकत है। एकदम सही। चाहे बर्गर बनाने वाला कोई भी हो, आपको स्वाद वही मिलेगा। एकदम। और यही वो माइंडसेट शिफ्ट है
जो इस किताब को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये लोगों को प्रोडक्ट बनाने वाले से सिस्टम बनाने वाले की तरह सोचने पर मजबूर करता है। भले ही किताब की सलाहें अस्पष्ट हों, ये एक विचार का बीज बो देती है जो बहुत से लोगों के लिए क्रांतिकारी होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रिच डैड ने लोगों की आंखें खोल दी, उन्हें सिस्टम के बारे में सोचना सिखाया, लेकिन जैसा हमने देखा वो कैसे करें वाले हिस्से में बहुत अस्पष्ट हैं। तो हमारे स्रोतों में धन निर्माण के और कौन से ठोस रास्ते बताए गए हैं जो शायद इससे बेहतर मार्गदर्शन दे सकें? हाँ, स्रोतों में कई दूसरी प्रभावशाली किताबों का जिक्र है जो अलग अलग दर्शन प्रस्तुत करती हैं। एक है नेपोलियन हिल की क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच। वो तो बहुत पुरानी और मशहूर किताब है। हाँ, इसके लिए हिल ने एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया और सफलता के 13 कदम बताए। तो ये कियोसाकी से ज्यादा क्यों पर फोकस करता है, बजाय क्या के? मतलब मानसिकता, इच्छा शक्ति और विश्वास की गहराई में उतरना। बिल्कुल, ये लगभग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। अब इसके एकदम उलट है ग्रांट कार्डोन का द 10x रूल। उनका नजरिया बहुत ही आक्रामक और एक्शन पर आधारित है। अच्छा। वो कहते हैं कि लोग लक्ष्य निर्धारित करते समय 4 बड़ी गलतियां करते हैं। लक्ष्य बहुत छोटे रखना, जरूरी एक्शन को कम आंकना, प्रतिस्पर्धा में बहुत समय बिताना और आने वाली बाधाओं को कम समझना। वाह, मतलब एक तरफ हिल कह रहे हैं कि अपनी सोच को साधो और दूसरी तरफ कार्डोन कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा करो और उसे हासिल करने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करो। ये तो 2 बिल्कुल अलग रास्ते हो गए। हाँ, और एक तीसरा पूरी तरह से अलग रास्ता टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक दिखाती है। फेरिस इस विचार को ही चुनौती देते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए दिन रात काम करना होगा। उनका फोकस किस पर है? उनका ध्यान कम समय में ज्यादा काम करने और ऑटोमेटेड इनकम स्ट्रीम बनाने पर है, ताकि आप जीवन का आनंद ले सकें। वो समय और लोकेशन की स्वतंत्रता को नया धन कहते हैं। यानी दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने समय और लोकेशन पर पूरा नियंत्रण होना है। ये तो आज की डिजिटल नोमैड पीढ़ी के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। एकदम। और अंत में स्रोतों में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का भी बार बार जिक्र आता है। ये एक और क्लासिक है जो कहानियों के माध्यम से बचत करने, पहले खुद को भुगतान करने और पैसे को काम पर लगाने जैसे बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सिद्धांतों को सिखाती है। और समझना भी बहुत आसान है। हाँ, ये किसी भी वित्तीय यात्रा के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु मानी जाती है। तो हम कहाँ पहुँचे? एक तरफ ये एक ऐसी किताब है जो लोगों को नौकरी की दौड़ से बाहर निकलकर वित्तीय साक्षरता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। ये उन्हें सिखाती है कि संपत्ति क्या है और सिस्टम की ताकत क्या है। दूसरी तरफ ये एक अस्पष्ट MLM से जुड़ी सेल्स पिच लगती है, जिसके लेखक की अपनी वित्तीय सफलता भी सवालों के घेरे में है। शायद इसका सबसे बड़ा योगदान इसके सभी विवादों के बावजूद वित्तीय साक्षरता के विचार को लोकप्रिय बनाना है। संपत्ति, देनदारी, कैश फ्लो, ये शब्द जो पहले सिर्फ अकाउंटेंट्स और निवेशकों की दुनिया तक सीमित थे, उन्हें कियोसाकी ने आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बना दिया। हाँ बिल्कुल। भले ही उनका तरीका विवादास्पद हो, उन्होंने लाखों लोगों के लिए उस बातचीत की शुरुआत की जो शायद पहले कभी नहीं होती। तो ये एक गेटवे या प्रवेश द्वार की तरह है। हाँ, शायद इसका असली महत्व यही है। ये लोगों को व्यक्तिगत वित्त और निवेश की दुनिया में खींचती है और उन्हें और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है कि रिच डैड पुअर डैड के अपने जवाब अधूरे और विवादास्पद हों, लेकिन ये लोगों को सही सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जैसे कि मैं अपना पैसा कैसे कमा रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ एक तनख्वाह के लिए अपने समय का व्यापार कर रहा हूँ? क्या इससे बेहतर कोई तरीका है? ये एक चिंगारी की तरह है जो लोगों को और विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है। और अंत में एक विचार, कियोसाकी सिखाते हैं कि अमीर लोग B क्वाड्रेंट में सफल सिस्टम बनाते हैं, लेकिन हमारे एक सोर्स के अनुसार उनकी अपनी कंपनी रिच ग्लोबल LLC ने 2012 में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था, जब वो एक कोर्ट केस में लगभग $24 मिलियन का भुगतान करने में विफल रही। एक गुरु जो धन निर्माण का सिस्टम सिखाने का दावा करता है और उसकी अपनी एक कंपनी दिवालिया हो जाती है, ये विरोधाभास एक पर्सनल ब्रांड बनाने और एक वाकई में टिकाऊ बिजनेस सिस्टम बनाने के बीच के फर्क के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है।